इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट, यानी कि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसका क्या बिहेवियर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट कंसीडर करेंगे, यानी कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बिहेवियर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है जो कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, यानी सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर इस सर्किट में नहीं है। और इस सर्किट को एक साइनसॉइडल सिग्नल से एक्साइटेड किया गया है, यानी कि साइनसॉइडल सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। और इसमें सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। और जो सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसका वैल्यू है V=Vm sin ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और Vm इस अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=Vm sin ओमेगा टी इज अप्लाइड टू एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ प्योर रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V=Vm sin ओमेगा टी अप्लाइड किया गया है और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। तो अगर इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अगर हम इक्वेशन देखें तो करंट इक्वल टू होता है ओम्स लॉ के अनुसार V/R, और सर्किट में जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वो है आपका Vm sin ओमेगा टी। तो इस Vm sin ओमेगा टी को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हमें पता चलेगा। हम कह सकते हैं कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका इक्वेशन हुआ I=Vm sin ओमेगा टी बटा R। तो इसको हमने लिखा Vm बटा R sin ओमेगा टी, और Vm जो है वो अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये करंट मैक्सिमम करंट को ये रिप्रेजेंट करेगा और उसको हमने Im से रिप्रेजेंट किया। तो Vm बटा R को हमने Im लिखा, यानी मैक्सिमम करंट। तो अगर Vm बटा R की जगह पे Im अगर पुट किया जाए तो हमारा सर्किट का जो करंट है वो हो जाएगा I=Im sin ओमेगा टी। यहाँ पे Im जो है उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमें इस सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों का इक्वेशन पता चल गया। सप्लाइड वोल्टेज था V=Vm sin ओमेगा टी, और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो है Im sin ओमेगा टी। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें और कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो भी साइनसॉइडल करंट ही है और अप्लाइड वोल्टेज भी साइनसॉइडल वोल्टेज था, यानी दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। साथ ही साथ ये भी हम दोनों इक्वेशन देखने से ये पता चल रहा है कि दोनों वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, क्योंकि दोनों के बीच जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो 0 डिग्री है, दोनों सेम फेज में है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का फेज एंगल 0 डिग्री है। फ्रॉम द इक्वेशन of voltage and current, it is clear that in purely resistive AC circuit, supply voltage and current are in phase with each other, यानी कि वोल्टेज और करंट के इक्वेशन से ये पता चलता है कि प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में सप्लाई वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के फेज में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम जो इक्वेशन आया है वोल्टेज और करंट का उसे अगर हम वेव फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करें तो दोनों साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। तो अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म हमने यहाँ पे ये रेड कलर से दिखाया है V=Vm sin ओमेगा टी, V=Vm sin ओमेगा टी, एक साइकिल को यहाँ पे दिखाया गया है। और करंट का जो एक्सप्रेशन है I=Im sin ओमेगा टी। तो दोनों साइनसॉइडल है, दोनों सेम फेज में है, इक्वेशन से पता चल रहा है, यानी कि दोनों सिग्नल सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे 0 वैल्यू अटेंड कर रहे हैं,
दोनों सेम टाइम पे निगेटिव वैल्यू भी अटेंड कर रहा है, यानी कि दोनों सिग्नल आपस में सेम फेज में है। तो ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ वोल्टेज और करंट का प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अगर हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें वोल्टेज और करंट को, तो चूँकि दोनों के बीच फेज एंगल 0 डिग्री है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो जो वोल्टेज और करंट है दोनों सेम फेज में होगा। अगर हमने एक लाइन से इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया तो इसी लाइन पे करंट भी होगा, और चूँकि करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज से कम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से इसमें डिवाइड हुआ है तो इसका वैल्यू कम है, इसलिए जो करंट का लेंथ है वो कम रखा गया है। तो यहाँ से लेकर ये आपका करंट का फेजर है और यहाँ से यहाँ तक आपका ये वोल्टेज का फेजर है, और दोनों सेम लाइन में है, यानी कि सेम फेज में है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। अब हम डिस्कस करते हैं पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या होगा इसमें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पावर ड्रॉन बाय दिस सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण जो सप्लाई वोल्टेज है उससे पावर जो ड्रॉ किया जा रहा है, सप्लाई से जो पावर ड्रॉ किया जा रहा है सर्किट में, तो वो किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर जो ड्रॉन किया जा रहा है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों का प्रोडक्ट होगा। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज है और उस टाइम पे जो करंट है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उस टाइम पे वही पावर ड्रॉ किया जा रहा है। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा टी, I इक्वल टू लिखेंगे Im sin ओमेगा टी, जो भी हमने डराइव किया था। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, Vm Im को एक जगह लिख लिया हमने, sin ओमेगा टी और sin ओमेगा टी मिलकर हो गया sin स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए। तो 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और या तो यहाँ पे हो गया आपका हाफ Vm इंटू Im 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिख सकते हैं P इक्वल टू हाफ Vm इंटू Im माइनस हाफ Vm इंटू Im cos 2 ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन हमने निकाला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में। यह है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। तो इस पावर के इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस पावर के इक्वेशन में दो कंपोनेंट हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट टर्म इसमें नहीं है, जो भी है वो फिक्स्ड वैल्यू है। इसलिए ये पहला जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, और जो दूसरा टर्म है वो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों द एक्सप्रेशन ऑफ पावर कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट पार्ट एंड ए फ्लक्चुएटिंग पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसको फ्लक्चुएटिंग पार्ट कहा जा रहा है। तो जो और एक कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट का वैल्यू है हाफ Vm इंटू Im, और जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है वो है हाफ Vm Im cos 2 ओमेगा टी। और साथ ही साथ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग पावर इज ट्वाइस द अप्लाइड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी। जो फ्लक्चुएटिंग पावर है इसमें, जो टाइम डिपेंडेंट पावर है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ओमेगा टर्म है इसमें, यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी की दोगुना फ्रिक्वेंसी है, ये 2 ओमेगा, यानी कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग पावर इज ट्वाइस द अप्लाइड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी। इट्स एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, यानी कि जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर इसका एवरेज वैल्यू अगर निकाला जाए एक साइकिल के लिए, तो चूँकि यह कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू तो उतना ही रहेगा एवरेज वैल्यू। और ये जो आपका cos 2 ओमेगा टी टर्म है, इसका एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 आएगा। अगर 0 से लेके 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे आप एक साइकिल के लिए, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। हेंस एवरेज पावर इन दिस सर्किट इज, तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर था, इसका अगर एवरेज वैल्यू निकालें
तो एवरेज वैल्यू आपका आएगा हाफ VM इंटू IM, यानी ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू हो गया हाफ VM IM, और इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया VM/√2 इंटू IM बाई √2, और VM/√2 जो है इसको वोल्टेज का RMS वैल्यू कहेंगे, और IM/√2 को करंट का RMS वैल्यू कहेंगे। और इस RMS वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वोल्टेज के RMS वैल्यू को V से और करंट के RMS वैल्यू को I से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पावर का जो एवरेज वैल्यू आया है वो है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ करंट, दोनों का प्रोडक्ट है रजिस्टिव सर्किट में। जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो पावर जो सर्किट के द्वारा जो ड्रॉन किया जा रहा है वो सप्लाई वोल्टेज का RMS वैल्यू और सप्लाई करंट का जो RMS करंट है, उन दोनों का ये प्रोडक्ट है। Thus, the power in a purely resistive circuit is equal to the product of the RMS value of the voltage and current, यानी कि जो वोल्टेज है और करंट है दोनों के RMS वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वही प्योरली रजिस्टिव सर्किट में सर्किट के द्वारा ड्रॉन किया गया पावर है। इसका वेव फॉर्म अगर पावर का देखें हम तो ये दोनों, ये आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये करंट का वेव फॉर्म है। और पावर का अगर वेव फॉर्म अगर हम देखें तो जो आपका एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन से भी ω/t का वैल्यू अलग अलग पुट करके और इस कर्व को, पावर के कर्व को ड्रॉन किया जा सकता है। दूसरा कि अगर आप 0 से पाई तक देखें, 0 से पाई तक वोल्टेज और करंट दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पावर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। और चूंकि दोनों का प्रोडक्ट है तो इसका जो पावर का मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों से के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। तो इसलिए 0 से लेकर पाई तक पावर का जो कर्व है, जो इसका वेव फॉर्म है, वो इन दोनों से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और पॉजिटिव में ही है, यानी पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही है। साथ ही साथ अगर हम अब पाई से 2 पाई का केस कंसिडर करें, पाई से 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई के लिए वोल्टेज निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है, और जो हमारा पावर है वो वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो माइनस और इंटू माइनस यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वोल्टेज और करंट दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पावर, तो चूँकि दोनों निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज और करंट भले ही निगेटिव है पाई से 2 पाई तक, लेकिन पावर आपका पॉजिटिव में आएगा, यानी इसका जो कर्व है वो आपका ऊपर साइड में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू इसका होगा। और इसलिए पाई से 2 पाई तक यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू इन दोनों के वैल्यू से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, और ये आपका जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है पावर का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज या करंट है उसका एक साइकिल 0 से लेके 2 पाई के बीच में पूरा हो रहा है, एक साइकिल इतना है। लेकिन अगर हम पावर का वेव फॉर्म देखें तो उसका एक साइकिल आपका यहीं तक पूरा हो रहा है, यानी कि पाई के बाद से वही वाला वेव फॉर्म पावर का रिपीट हो रहा है, यानी कि पावर का एक साइकिल जो है आपका इतना 0 से पाई, यानी इतना ही ड्यूरेशन का है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि चूँकि टाइम पीरियड आधा है, पावर का जो वेव फॉर्म है उसका टाइम पीरियड आधा है जो आपका वोल्टेज करंट का है, इसलिए जो पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दोगुना है। टाइम पीरियड आधा है इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो दोगुना हुआ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपका पावर का जो वेव फॉर्म है वो उसका फ्रीक्वेंसी डबल है एज कम्पेयर टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारा पावर है, हम ये देख सकते हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में पावर कभी भी निगेटिव में नहीं जा रहा है, पावर जो है उसका वेव फॉर्म कभी भी निगेटिव में नहीं जा रहा है, यानी कि सर्किट के द्वारा पावर कंज्यूम किया जा रहा है, कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर इस सर्किट में हमेशा कंज्यूम किया जा रहा है। और इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपका
बीच का टर्म आएगा एवरेज वैल्यू, और वो एवरेज वैल्यू कितना आएगा, Vm Im/2। दूसरे शब्दों में कहें तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हमारा Vm Im/2 ये हमारा एवरेज पावर है, जो कि पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि सर्किट के द्वारा एवरेज पावर जो है वो इतना पावर ड्रॉन किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। ये जो एवरेज पावर है उसी को एक्टिव पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर यानी कि रजिस्टिव सर्किट के केस में जो हमारा सर्किट है वो पावर कंज्यूम करता है, और उस पावर को, चूँकि एवरेज वैल्यू जो है इसका RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू करंट है, तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर जो है हमेशा एक ड्रॉ कर रहा है, इसलिए ये पावर जो है सर्किट में कंज्यूम हो रहा है। तो इस लेक्चर में हमने रजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर हमने देखा, और अगले सर्किट में हम देखेंगे इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।